आज हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम डिटेल में सभी चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं प्लास्टिक की, सुखनिदान, प्लास्टिक क्या होता है पुत्र? प्लास्टिक के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक तरह का पॉलीमर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलीमर किसे कहा जाता है, तो पॉलीमर मनप्रीत एक तरह का लॉन्ग चेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही हम पॉलीमर कहते हैं। अब ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स की बात हुई है। किन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं? कार्बन बेस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो कार्बन के एटम्स अपने आप को कंटिन्यूटी में एक रिपीटेड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। इसी को पॉलीमर कहा जाता है। प्लास्टिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लास्टिक का मीनिंग होता है फ्लेक्सिबल। केवल यही प्लास्टिक, जो प्लास्टिक आप देखते हैं वो नहीं है, वो तो एक तरह का पॉलीथाइलीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है। हम पॉलीथीन भी कहते हैं ना, पूरा नेम है पॉलीथाइलीन। प्लास्टिक कोई भी वो चीज़ हो सकती है जिसे हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। अब से पहले बायोलॉजिकली डिराइव्ड मटेरियल से प्लास्टिक्स बनते थे, जैसे कि लेदर के बकेट्स जिनमें पानी रखा जाता था, जैसे कि वुड फ्लास्क या वुड वैट्स जिनमें वाइन या विस्की रखी जाती थी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक मटेरियल किसी को भी कहा जाता है। अब वो जो प्लास्टिक मैंने जिक्र किए हैं वो हैं बायोलॉजिकली डिराइव्ड प्लास्टिक। मैं जिस प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, ये जो प्लास्टिक है ये है सिंथेटिक प्लास्टिक, क्योंकि इसका सिंथेसिस, इसका सृजन और निर्माण नेचुरली और नेचुरल प्रोडक्ट से नहीं होता। ये आप केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू करते हैं, इसलिए ये कृत्रिम है, ये सिंथेटिक है। ओके, तो सिंथेटिक प्लास्टिक की बात हो रही है। और सिंथेटिक प्लास्टिक की जब बात करें तो रॉ मटेरियल, आपको कार्बन एटम्स लेकर के उनका एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिससे कि ये पॉलीमर आप बना पाएँ। इसके लिए ये कार्बन कहाँ से आएगा? हमें अवेलेबल हाइड्रोकार्बन्स में मैनिपुलेशन करनी है, और वो सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो हमारे लिए होंगे वो होंगे क्रूड, द फॉसिल फ्यूल, यानी कि पेट्रोकेमिकल्स। तो जो हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स जिनके माध्यम से आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब रिकवर करते हैं, उन्हीं से उन हाइड्रोकार्बन्स में मैनिपुलेशंस करके हम ये पॉलीमर्स क्रिएट करते हैं जिनसे हमारा सिंथेटिक प्लास्टिक बनता है। यानी कि आज की डेट में हमें जो प्लास्टिक बनाए जा रहे हैं ये सिंथेटिक इसलिए हैं क्योंकि इनके जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है वो नेचुरल नहीं है, वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो एक तरह से क्रूड से क्रिएट किए जा रहे हैं विद थर्मल एंड केमिकल प्रोसीजर्स। ओके, अगर हम आज की डेट में बात करें तो हम डिस्कस किसकी कर रहे हैं? हम प्लास्टिक वेस्ट की डिस्कस कर रहे हैं। वेस्ट क्या होता है? वो प्लास्टिक जो अब अनवांटेड है, वो प्लास्टिक जिसकी अब कोई यूटिलिटी नहीं है, वो प्लास्टिक जो अपनी एंड ऑफ लाइफ साइकिल को पहुंच चुका है, ना तो अब रिसाइकल हो सकता है, ना एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना फ्यूल बनाया जा सकता है। अल्टीमेटली उसे डंप साइट पे ही जाना है। इसे हम वेस्ट के तौर पर जानते हैं। ये इसलिए पॉल्यूशन कहलाता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट में एयर, वाटर और सॉइल को बहुत ज़बरदस्त वे में कंटेमिनेट कर रहा है। ये बायोटिक लाइफ फॉर्म्स को, चाहे वो लैंड पे रहने वाली टेरेस्ट्रियल हैं, चाहे वो मरीन लाइफ, एक्वा लाइफ हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त वे में हार्म कर रहा है, और ये ह्यूमन को बहुत स्ट्रांगली हार्म कर रहा है। तो इसका एनवायरनमेंट पे, बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स पे एंड ह्यूमन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसलिए ये कंटेमिनेंट है, इसलिए ये पॉल्यूशन है। ओके, ये सारा हम डिस्कस करेंगे कि कैसे है।
आज की डेट में अगर हम डाटा अवेलेबल कराएं और डाटा की बात करें तो भारत में इस समय कुल मिलाकर के एक डाटा आपके पास अवेलेबल है जिसे हम नेशनल प्लास्टिक स्ट्रक्चर के तौर पर या नेशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक रिपोर्ट के तौर पर जानते हैं, जो फिक्की ने जारी की है। फिक्की के द्वारा, ये एक इंडस्ट्रियल चैम्बर बॉडी है, फिक्की के द्वारा जारी इस नेशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक रिपोर्ट से अगर देखा जाए तो भारत में लगभग अभी 16.5 मिलियन टन प्लास्टिक कंज्यूम किया जाता है। 16.5 मिलियन टन प्लास्टिक कंज्यूम किया जाता है। लेकिन अगर आप बात करें तो हमारे देश में वेस्ट कितना क्रिएट होता है, 2016 के डाटा की बात करें तो 1.6 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। 1.6 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट को हम प्रोड्यूस करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये तो बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। 16.5 मिलियन टन हम कंज्यूम कर रहे हैं और सिर्फ 1.6 मिलियन टन हम एज अ वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि ये इन दोनों ही फिगर्स में डाटा लॉस है बहुत ज़बरदस्त। और ये डाटा लॉस कहाँ है? 2016 के प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये मैंडेट देती है, क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ही आता है। सीपीसीबी को ये मैंडेट है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को एवरी ईयर 31 जुलाई तक रिपोर्ट्स फाइल करने के लिए जवाबदेह बना सकता है, और उन रिपोर्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स को ये दायर करना है कि उनके स्टेट में कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ, कितना प्लास्टिक कंज्यूम हुआ, कितना वेस्ट के तौर पे जनरेट हुआ, उसमें से कितना कलेक्ट होके, कितना कलेक्शन हुआ, कितना रिसाइकल हुआ, कितना डंप साइट्स में गया। ये सारी रिपोर्ट बना करके आपको प्रेजेंट करनी है। हमारे देश में 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, केवल 14 स्टेट्स से ये डाटा कलेक्ट हुआ। रेस्ट स्टेट्स मतलब हाफ ऑफ द कंट्री, 60% ऑफ द कंट्री ने ये रिपोर्ट सबमिट नहीं की। तो हमारे इन आंकड़ों में 60% आंकड़ा गायब है, इसलिए ये आंकड़ा उतना रियलिस्टिक नहीं है। लगातार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा राज्यों के ऊपर प्रेशर बनाया गया, लेकिन सीपी को कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो पेनलाइज कर सके स्टेट्स को और कोई अदर वे में आंसरेबल ठहरा सके। तो इसलिए सीपीसीबी ये कहता भी है कि मुझे एक कमज़ोर बॉडी के तौर पे खड़ा किया है। फाइनली 2018 में, अभी मार्च अप्रैल के महीनों में, 2019 में अभी मार्च अप्रैल के महीनों में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT के पास ये प्ली लगाई कि आप राज्य सरकारों को प्रतिबद्धित कीजिए, बाउंड करें कि वो हमें सारी रिपोर्ट सबमिट करें। ऐसे में NGT ने जो स्टेट्स ने कंप्लाई नहीं किया, नॉन कंप्लायंस स्टेट्स को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है एवरी स्टेट, और ये कहा है कि आपको एवरी 31 जुलाई तक ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। क्योंकि जब रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी, आपके पास एक्यूरेट डाटा नहीं होगा, और जब आपके पास स्टैट्स ही नहीं है, स्टैटिस्टिक्स डाटा ही नहीं है, आप जो प्रोमिसेस करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में, इंटरनेशनल समिट्स और एग्रीमेंट्स में, आप उन प्रोमिसेस में कई तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स को फेज़ आउट करने की बात करते हैं, लेकिन जब आपके पास डाटा ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट कितने अमाउंट में वेस्ट में है, कितना प्रोडक्शन में है, कितना कंजम्पशन साइकिल का पार्ट है, तो आप कमिटमेंट किस ग्राउंड पे करेंगे? इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल मिटिगेशन स्कीम्स और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का भागीदारी बनना है आपको। जब आपके पास डाटा ही अवेलेबल नहीं है तो आप मदद, फंड, टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? अपने ही देश में आपने अपनी कंपनीज, प्रोड्यूसर, रिसाइकलर और डिसमेंटलर्स को आंसरेबल ठहराना है, उनसे रिपोर्ट्स लेनी है, उन रिपोर्ट्स की अप्रेजल तैयार करनी है। कैसे कर सकते हैं जब आपके पास डाटा ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स ही नहीं? तो पॉलिसी मेकिंग, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, बेटर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल मेजर्स
एंड गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, आपको डाटा अवेलेबल कराना बहुत ज़रूरी होता है। समझ आ रहा है? तो ये सब चीज़ें 60% डाटा ना मिल पाने की वजह से इस तरह के डाटा फिगर्स कलेक्ट हो रहे हैं। फिर भी अगर हम बात करें कि लगभग 16.5 मिलियन टन अगर हमारी कंट्री में कंज्यूम हो रहा है और उसमें से ये 16 लाख टन 1.6 लाख टन है ना, मिलियन टन को अगर लाख में हमारे देश में वेस्ट के तौर पर प्रोड्यूस हुआ है, इस 16 लाख टन में से भी हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख टन के अराउंड को ही ट्रीट करने की परमिशन और स्ट्रेंथ है। आई बात समझ में? और हमारी कंट्री में 70% रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इनफॉर्मल सेक्टर में है जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग से डील करती है। सिर्फ 30% ही है जो फॉर्मल सेक्टर है। ओके, इतनी बात क्लियर? अब हमने इस तरफ से चीज़ को समझा, दूसरे एस्पेक्ट पे समझते हैं। प्लास्टिक वेस्ट कितना बड़ा थ्रेट बना हुआ है इंटरनेशनल सोसाइटी के लिए, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए। वो यहाँ से समझ आता है कि एवरी ईयर 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 का ग्लोबल होल्डर, ग्लोबल जो कि जिसने होल्ड कराया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वो इंडिया था। और 2018 में इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 5 जून, थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये एक बात है। इस दौरान प्लेज किया था इंडिया ने एज अ मेजबान कंट्री, एज अ होस्ट कंट्री, क्योंकि ग्लोबल होस्ट था इंडिया उस टाइम पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। एज अ होस्ट कंट्री इंडिया का प्लेज ये था कि वो 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसका कि इसके बाद कोई एक बार यूज़ होने के बाद कोई यूज़ नहीं, उसे 2022 तक फेज़ आउट कर देगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 2022 तक फेज़ आउट कर देगा। इसी प्रतिज्ञा को दोबारा रिपीट किया इंडिया ने अभी मई 2019, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, कंट्री कीनिया, कैपिटल नैरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली मीटिंग हुई। ये 170 देशों की 170 मेंबर कंट्रीज़ की यूनाइटेड नेशन की बहुत एपेक्स बॉडी है एनवायरनमेंट के रिलेटेड। इस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली में इंडिया ने अपने कमिटमेंट को रिपीट किया कि वो 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को फेज आउट कर देगा। टारगेट अनअचीवेबल थे इतने कम समय में, डेट बाद में एक्सटेंड की गई, 2025 तक रखा गया। अभी भी कुछ जानकार कहते हैं कि ये लॉजिकल टारगेट रखा है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जो इंडिया की लेवल की हैं उन्होंने टारगेट 2030 रखा है। उन्होंने कहा हम 2030 तक फेज आउट करेंगे। ये कमिटमेंट्स हैं इंडिया के इंटरनेशनली। इंडिया इन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, यानी कि कमिटेड है, उसे करना पड़ेगा। ऐसे में क्यों ये टारगेट्स रखे जा रहे हैं? क्या ऑब्जर्व हो रहा है हमें? इंडिया, अरेबियन सी, अरेबियन पेनिनसुला, अफ्रीका, मेडिटेरेनियन सी, यूरोप, अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक ओशियन, कैलिफोर्निया से मैक्सिको के बीच में आपको एक फ्लोटिंग आइलैंड नज़र आएगा पूरे वर्ल्ड में। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में बिटवीन द कैलिफोर्निया एंड द मैक्सिको यू विल सी ए फ्लोटिंग आइलैंड, और उसे क्या कहा गया है? द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पिंच। यानी कि ये कोई आइलैंड नहीं है, ये फ्लोट करता हुआ 600 स्क्वायर किलोमीटर का प्लास्टिक का जखीरा है। ये फ्लोट करता हुआ 600 स्क्वायर किलोमीटर का एक प्लास्टिक का जखीरा है।
एक हब है जो कि ग्रीनलैंड जैसे कंट्री के साइज से भी बड़ा है। अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो ग्रीनलैंड इज द बिगेस्ट, उससे बड़ा है ये, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये 2020 से 22 तक कम से कम 800 से 850 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में आएगा। ऐसा लगता है जैसे जमीन की सतह पे एक उड़न तश्तरी तैर रही है, जिसके नीचे सनलाइट का पेनेट्रेशन नहीं होगा, जिसके नीचे टेम्परेचर बैलेंस, सैलिनिटी, पीएच लेवल ऑफ द वाटर, न्यूट्रिशन की अपलिफ्टमेंट, वाटर की मूवमेंट सब ऑब्स्ट्रक्टेड होगा। इस 600 स्क्वायर किलोमीटर दायरे में मरीन लाइफ का क्या होगा सोच लेना। ये पहला थ्रेट है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाके इसकी पिक्चर निकाल के देखना। और हैरान क्यों होते हो? जिस तरह से डंप बना रहे हो सरफेस पे, कल को पूरे सरफेस पे होंगे ही डंप, उन पे घास लगा के नई कॉलोनियाँ और नई कंट्रीज बनेंगी। मतलब 5000-6000 मीटर ऊंची दुनिया। गर्मियाँ कभी आएंगी नहीं, हमेशा मौज लेना हाई एल्टीट्यूड एरिया में। यही होगा। ये जो 100-100 मीटर के डंप बना रहे हो, इन्हीं पे नई कॉलोनियाँ कटेंगी कल को और बैठोगे इन्हीं पे। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसको देख के दुनिया झन्ना सी गई कि ये क्या किया। पहली बात। दूसरी बात, एवरी ईयर 10 लाख सी बर्ड और 1 लाख सी मैमल प्लास्टिक पॉल्यूशन से मरीन एनवायरनमेंट में मर रहे हैं, डेथ को प्राप्त हो रहे हैं। एवरी ईयर 13 बिलियन टन के अराउंड प्लास्टिक समुद्रों में जा रहा है। कुल मिलाकर के आज जितना भी प्लास्टिक आप वेस्ट में डिस्कार्ड करते हैं, वो स्प्लैश वाटर यानी कि बरसात के पानी के बहाव में सड़कों के किनारे है या किसी डंप साइट में है, वो रिवर ड्रेनेज, वो कनाल का या सीवरेज सिस्टम का पार्ट बन के एट द एंड रिवर के वाया समुद्र में एंटर होता है। इसका पता आपको तब पता लगेगा अगर आप कभी किसी कोस्टल क्लीनिंग कैंपेन का पार्ट बनेंगे। आप देखेंगे कि 80% गार्बेज और ट्रैश का हिस्सा प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक आज बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूट कर रहा है मरीन पॉल्यूशन में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक डाटा आया है जो ये कहता है कि 2050 तक समुद्र में जितनी मछलियां हैं उससे 1.5 गुना प्लास्टिक होगी। आज हमारे दुनिया में कुछ वेल्स और कुछ फिश पाई गई जिनके पेट से आपको प्लास्टिक रिकवर हुई। कुछ ऐसी पाई गई जिनकी बॉडी प्लास्टिक से जकड़ी थी, उनके फिन्स वर्क नहीं कर पा रहे थे और वो स्विम नहीं कर पा रही थी। इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं तेज़ी से, क्योंकि प्लास्टिक जिसे आप 10 से 12 मिनट में डिस्कार्ड कर देते हैं, उसे ख़त्म होने में 500 से 600 साल लगते हैं नेचुरल अर्थ सिस्टम में। 600 ईयर्स तक वो ख़त्म नहीं होती। क्यों? वाई? वो जो मैंने बताया था कि लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको मैंने पॉलीमर कहा था, वो जितना लॉन्ग चेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा उतना ही प्लास्टिक अल्टीमेट होगी, क्योंकि प्लास्टिक जानी जाती है अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए। प्लास्टिक की यही ड्यूरेबिलिटी उसकी लाइफ को एक्सटेंड करती है। वो ड्यूरेबिलिटी जब आपके प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ हो रही है तो बढ़िया, लेकिन जब आप उसे डिस्कार्ड करते हैं तो यही ड्यूरेबिलिटी उसे 500-600 साल तक जीवित रखती है। प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिक की कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्लास्टिक की स्ट्रेंथ, प्लास्टिक का इनर्ट करैक्टर, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, स्ट्रेंथ, इनर्ट, इन सारी कंडीशंस की वजह से आप प्लास्टिक को एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल प्रेफर करते हो। प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी है जो इसे बहुत अल्टीमेट पैकेजिंग मटेरियल का रूप देती है। आप छोटे से पेन से लेकर के एक पूरे के पूरे कार्गो शिप को
प्लास्टिक में लेमिनेट कर सकते हैं, प्लास्टिक में रैप कर सकते हैं, प्लास्टिक में कवर कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई अड़चन या रुकावट नहीं। क्यों? क्योंकि उसे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो इनर्ट है। जो मटेरियल नॉन रिएक्टिव है, जो इनर्ट है, वो ख़त्म कैसे होगा? लेकिन प्लास्टिक के ये केमिकल्स इनमें कई तरह के रंग किए होते हैं। अगर आप एक रेड कलर के पैकेट को थोड़ी देर धूप में रखें कुछ दिनों के लिए, आप देखेंगे कि उसका कलर फेड हो जाएगा। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि इन कलर्स के वाया हैवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम एंड लेड ऑक्साइड इन पैकेट्स के थ्रू रिलीज़ होते हैं। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का एक्सपोज़र होता है, जब मॉइस्चर का और विंड का एक्सपोज़र होता है, जब टेम्परेचर एक्सपोज़र होता है, और यही हैवी मेटल्स सॉइल या फिर वाटर में खुल करके आपकी बॉडी में वाया फूड चेन आते हैं, और फिर कई तरह के जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड हार्मोनल चेंजेस, कई तरह के हैवी मेटल एक्यूमुलेशन डिजीज़ेज़ यानी कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, लोकोमोटिव इश्यूज़ आ जाते हैं, मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्वस डिसऑर्डर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, हार्ट, किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन्स का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और कई तो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। हमने एक एक डिज़ीज़, एक एक हैवी मेटल से जोड़ के डिटेल में करवाई हुई है। हमारे पास्ट लेक्चर्स को जा कर के सुनिए आप लोग, ठीक है? तो अब हम इस एस्पेक्ट से अगर आगे बढ़ें तो क्या है हमारे सामने आज की डेट में एक एस्पेक्ट, क्यों हमें प्लास्टिक वेस्ट को इतना सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, आप सभी जानते हैं कि ओशियंस का पूरे वर्ल्ड पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है ना। क्लाइमेट, सिर्फ क्लाइमेट के एस्पेक्ट से नहीं कि ओशियन से इवेपोरेशन होती है तो क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, और उन्हीं क्लाउड्स के वाया फ्रेश वाटर मिलता है पूरे वर्ल्ड को। बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस माध्यम से भी है कि जो मरीन लाइफ फॉर्म है, वो मरीन लाइफ फॉर्म पे बहुत बड़ी दुनिया का न्यूट्रिशन वैल्यू टिकी हुई, उस पर कोस्टल इकोनॉमी टिकी हुई है पूरी तरह से। तो कोस्टल इकोनॉमी जो कि मोस्टली डेवलपिंग कंट्री में वो सेक्शन है जो सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है। न्यूट्रिशन की सस्ते सोर्सेज जो मरीन फूड से होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, वी आर हैविंग श्रिंकिंग लैंड। ऐसे में आप अपने फूड की और न्यूट्रिशन को अल्टरनेट मरीन फूड से ही, एक्वा कल्चर से, इन तरह के प्रोडक्ट से ही कर सकते हैं। अगला, इंटरनेशनल ट्रेड, भारत का 98% ट्रेड बाय वैल्यू ये इसी के माध्यम से होता है, ओशियंस। सो ओशियंस की पीएच वैल्यू, ओशियन की डेंसिटी, सैलिनिटी, मरीन लाइफ्स, कोरल रीफ्स, ओशियन करेंट्स, वेव्स, टाइड्स, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कोस्टल इकोनॉमी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी का इशू हो, चाहे पूरा का पूरा इकोसिस्टम सर्विसेज के रिलेटेड जुड़ी हुई कहानी हो। अगर उसकी एसिडिटी में, टेम्परेचर में, उसके न्यूट्रिशन साइकिल्स में, मरीन लाइफ फॉर्म में किसी तरह के भी परिवर्तन हुए, पूरा जलवायु परिवर्तन प्रभावित होगा उससे, क्योंकि ओशियंस आर द बिगेस्ट कार्बन सिंक, जिसके तहत जहाँ वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स, तो दे आर अ वेरी गुड कार्बन सिंक। ओशन आपकी कार्बन को सिंक करता है। और अगर इस तरह के इस तरह के केमिकल मटेरियल्स जा कर के उसमें घुलेंगे, ये लाइफ फॉर्म्स अफेक्ट हो जाएंगी। आपका कार्बन सिंक मैकेनिज्म डिसरप्ट होगा, इवेपोरेशन डिसरप्ट होगा, क्लाउड फॉर्मेशन डिसरप्ट होंगे, रेनफॉल पैटर्न डिसरप्ट होगा, और भारत जैसी कंट्री जो कि पूरी तरह से मानसून पे निर्भर है, ये चरमरा जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ही पूरे विश्व के साथ होगा। टेम्परेचर वेरिएशंस या तो हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन जैसे इवेंट्स को या बढ़ा देंगे, या फिर जितने भी नॉर्मल वाटर करंट मूवमेंट्स हैं जिनके वाया न्यूट्रिशन रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, टेम्परेचर रिडिस्ट्रीब्यूट होता है ओशियन में, सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये साइकिल्स डिसरप्ट होंगे। अगर ओशियन की वेव्स में, ओशियन की टाइड्स में और करेंट्स में कोई डिसरप्शन आई ड्यू टू द नेचुरल केमिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पूरा का पूरा ओशियनिक इकोसिस्टम एंड कनेक्टेड विद दैट
द लैंड इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें प्लास्टिक मिनेस को कवर अप करना है। ठीक इसी तरह से मैंने अभी बताया सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसमें इतने बड़ी मात्रा में हैवी मेटल्स आकर के एक्यूमुलेट होंगे, उसके अलावा टॉक्सिक मटेरियल्स जो कि प्लास्टिक के धीरे धीरे डाइल्यूट होने से कवर करते हैं उस सॉइल और वाटर को, वो कहीं ना कहीं उस सॉइल या वाटर के माध्यम से या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइफ फॉर्म्स या फिर फाइटो यानी कि पेड़ पौधों, फसलों में आएंगे और वो बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू आपकी बॉडी का पार्ट बनेंगे, फूड चेन का पार्ट बनेंगे, जिससे आपको नुकसान होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्लास्टिक जब एक बार ज़मीन पे एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन अचीव होने नहीं देती। वो जितना भी न्यूट्रिशन साइकिल रहता है सॉइल का, उसे डिसरप्ट करती है। वो बैरियर की तरह वर्क करती है, बड़े एनिमल्स के माउथ को क्लॉग करती है और छोटे एनिमल्स के न्यूट्रिशन साइकिल को डिसरप्ट करती है। सॉइल में घुल जाने के बाद सॉइल की परमेबिलिटी को ख़त्म कर देती है, वाटर मूवमेंट को डिसरप्ट करती है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर ना हो जाने की वजह से, वाटर साइकिल डिसरप्ट होने से आपके ग्राउंड वाटर एक्विफर्स रिचार्ज नहीं हो पाते हैं, वाटर की शॉर्टेज होनी शुरू हो जाती है। जिस भी जगह पर सॉइल में आपको प्लास्टिक दमन मिलेगी, वहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी ना होने की वजह से न्यूट्रिशन की रिसाइकलिंग नहीं होती फ्रॉम द लोअर सॉइल टू द अपर और अपर टू द लोअर। और इसकी वजह से जब माइक्रोब्स ही नहीं है, डिकम्पोजिशन ही नहीं है, ह्यूमस कंटेंट वहाँ पे नहीं रहेगा, तो वहाँ पर आप वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं देखते। वहाँ पे ग्रासेस और अदर वेजिटेशन ख़त्म हो जाती हैं, तो वेजिटेटिव ग्रोथ का डिसरप्शन होता है। सीधे सीधे इस प्लास्टिक को एज अ फूड प्रोडक्ट कंफ्यूज करके एनिमल्स स्वेल कर लेते हैं, और जब वो इसे स्वेलो करते हैं, खाते हैं, ये उनकी बॉडी में जा कर के एक्यूमुलेट होती है और उनके गलों को क्लॉग करती है, चोक करती है, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट नहीं है। इसे आप अपने मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के वाया डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसलिए बैक्टीरियाज फेल हैं इन्हें डिकम्पोज करने में, क्योंकि प्लास्टिक्स आर नॉट बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये ख़त्म नहीं होते, ये अंडर द टेम्परेचर, प्रेशर और इंटेंस केमिकल कंडीशंस ही अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। बट माइक्रोब्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट चेंज देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, सो दैट्स वाई दे परसिस्ट फॉर 500, 600 or 1000 years from the date of the inception. Okay, so these are the things. There will be vegetative loss, there will be microbial loss, there will be fertility loss in the soil, there will be accumulation of heavy metals in the water, in the soil, there will be ultimate emissions of the greenhouse gases when we burn the plastics, because the basic constituent of the plastic is the atomic structure of the carbons derived from the manipulated hydrocarbon of the petrochemicals. So ultimately, whenever you are going to burn the plastic, you are going to incinerate it, you are going to combust it in the incineration plant, you are contributing the toxic gases to the environment and you are contaminating the upper air system of the globe. So आप बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करते हैं और ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मिनेस है, आप ये जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी प्रक्रियाओं को समझते हुए इस पर चर्चा होनी अनिवार्य है। अब अगर हम इस पर चर्चा करते हैं तो ब्यूटीफुल वे यही बनता है कि हम इसको डिस्कस करने के लिए 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलें, तब जाकर के हमें प्रोसेस समझ आएगा। अगर हम 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बात करें तो सबसे पहला रूल हमें ये समझाता है कि आज दिन तक हमारे पास 1986 के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 2011 के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स अवेलेबल थे। उनमें हमने अमेंडमेंट्स करके 2016 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेकर के आए। इन रूल्स में जो नई बात है वो ये है कि अब तक रूरल एरियाज़ इसमें कवर्ड नहीं होते थे, लेकिन आज अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएं आपको प्लास्टिक लिटर्ड मिलेगा हर जगह पर, और जो वहाँ पर डंप के ढेर पहले बायोलॉजिकल मटेरियल के जैसे कि काऊ डंग से या फिर क्रॉप्स के रेजिडुअल से इकट्ठे मिलते थे, ये सारी जैसे जिन्हें रूढ़ी कहा जाता था गांव में, आज वहाँ पर बड़े लेवल पर आपको प्लास्टिक पैकेट दफन मिलेंगे। ये सारी चीज़ों को देखते हुए 2016 के रूल्स के तहत अब विलेज एरियाज़ कवर कर लिए गए हैं, और इन विलेज एरियाज़ में प्लास्टिक प्रोडक्शन, कंजम्पशन
वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग एंड डंप, इन सारी चीज़ों के ऊपर जांच रिपोर्ट तैयार करने का काम, निगरानी का काम, सर्वेलेंस का काम ऑथराइज बॉडी के तौर पे हमने ग्राम पंचायत को माना है। ग्राम पंचायत के एम्बिट में 2016 के रूल्स विलेज एरिया तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। दूसरा रूल जो आपके लिए बनाया गया है वो ये है, आज की डेट में प्लास्टिक का मीनेस एग्जिस्ट करने का कारण ये है कि इसकी जितनी इनर्ट कैरेक्टर, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन अगर हमारे पास अवेलेबल हों, हम नेचुरली प्लास्टिक को छोड़ दें, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं दे आर वेरी कॉस्टली, लाइक द कॉटन पैकिंग्स, कॉटन क्लॉथ पैकिंग्स, लाइक द जूट पैकिंग्स, फ्लैक्स मटेरियल पैकिंग्स, रेजिडुअल वेस्ट मटेरियल पैकिंग्स, दे आर कॉस्टली। अब अल्टीमेटली अगर वो सस्ती हैं तो ड्यूरेबिलिटी उनमें नहीं होती। जूट का पैकेट आप लीजिए, हैंडल टूट जाते हैं 2 सेकंड में, लेकिन अगर आपको उसकी ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो आपको पैसा खर्चना होगा। वो तब उसमें ड्यूरेबिलिटी आएगी, उस पर पैसा आप तब खर्चेंगे अगर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ दैट जूट पैकेट या तो उसकी कीमत का हो या उससे महंगा हो। अगर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द जूट यानी कि प्लास्टिक बहुत सस्ता होगा तो वेंडर यानी कि दुकानदार कभी भी जूट पैकेट ना बेच के प्लास्टिक ही बेचेगा, क्योंकि बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री अभी बिहेवियरल चेंज इतना नहीं हुआ है कि लोग सोसाइटी के प्रति अपनी सेंसिबिलिटी को, नेशन के प्रति अपने कंट्रीब्यूशन को समझ करके दुकानों पर वो जूट पैकेट्स रखने शुरू कर दें जो उन्हें चाहे 2 रुपये महंगा पड़ रहा है, लेकिन अभी उनके अंदर पर्यावरण को लेकर के वो जागृति नहीं है। अभी उनके लिए अपना रोज़गार, अपना पोषण ज़्यादा महत्व रखता है, जबकि वो ये नहीं जानते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे में आपने क्या किया है, आपने ये तय कर लिया है कि अब तक देश में 40 माइक्रोन का जो पैकेट प्लास्टिक पैकिंग अलाउ थी, अब आज से वो 50 माइक्रोन हो जाएगी। रीज़न ये है कि जब ये फिगर 20 माइक्रोन थी तब जो पैकेट की कॉस्ट थी वो 50 पैसा हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही ये 40 माइक्रोन्स हुई पैकेट की कॉस्ट 2 रुपीज़ हो गई। देखिए 20 माइक्रोन ही बढ़ने से पैकेट की कॉस्ट कितनी गुना बढ़ गई, और जैसे ही आप इसे 50 माइक्रोन्स कर देंगे पैकेट की कॉस्ट बहुत आराम से ₹4 या 4.50 तक चली जाएगी, और जैसे ही ये 4-4.5 रुपये का चला जाएगा तो इसी रेंज में अच्छे ड्यूरेबल जूट पैकेट्स भी फिर अवेलेबल हो जाते हैं। तो वेंडर और पीपल धीरे धीरे इसे डिस्कार्ड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा थिक प्लास्टिक स्टैंडर्ड होने की वजह से फिर वो प्लास्टिक महंगा होगा। पहली बात, लोग इसको लेकर के डीमोरलाइज होंगे और वो इसका यूजेज घटाएंगे। सेकंड, प्लास्टिक जितना थिक होता है उसकी रिसाइकलेबिलिटी उतनी बेस्ट होती है, प्लास्टिक जितना थिन होता है उसकी यूजेबिलिटी उतनी रिड्यूस्ड होती है, और हमें वर्ल्ड लेवल पर जिसे मैंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहा था उसे थिन प्लास्टिक से भी जाना जाता है, और हमें वर्ल्ड लेवल पर इस थिन प्लास्टिक से मुक्ति चाहिए जो बहुत ही थिन है। आपने दुकानों पर वो हल्के गुलाबी रंग के चाइनीज़ लिफाफे देखे होंगे, एकदम पतले, लेकिन कितना ही मटेरियल डाल के टांग लो मोटरसाइकिल से, फटने का नाम ही नहीं लेते, ख़त्म होने का दम ही नहीं लेते। लेकिन वो थिनेस्ट और सबसे घातक प्लास्टिक पैकेट्स हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते पर्यावरण से, ना डिग्रेड हो पाते हैं, और उनकी रिसाइकलेबिलिटी नहीं है, इसलिए कूड़े के ढेर पे केवल वही मिलते हैं क्योंकि उन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप आज की डेट में देखें, नीले रंग की एक स्टैंप रहेगी लिफाफे पे पूरी, उसमें माइक्रोन्स और उसमें कीमत लिखी रहेगी, वो थोड़ा हेज़ी सा रहेगा, ब्लू, ग्रे या वाइट कलर का, वो थिक प्लास्टिक होगा, उसकी नॉर्मल शेप मेंटेन रहेगी, अगर आप उसमें बिना कुछ डाले भी उसे टेबल पे रख दें, उसकी रिसाइकलेबिलिटी है, वो बेटर वे में दोबारा यूज़ हो सकता है, उससे आप फिर से मटेरियल डिराइव कर सकते हैं, और वो महंगा भी है, इसलिए लोग उसे नहीं भी खरीदेंगे। ये अप्रोच अपनाई गई है 2016 के कानून में। 2016 के कानून में से है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के आगे आके इसमें भी इंड्यूस किया गया है। अगर हम यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले तो डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर से वही बात, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, यूज़र, रिसाइकलर, डिसमेंटलर, रीप्रोसेसर और रीपर्पज़र, जो रीपर्पज़ करते हैं, एवरीबडी इज़ इंक्लूडेड इनटू द प्रोड्यूसर कैटेगरी इन द
EPR system, extended producer responsibility. When you are talking about the extended producer responsibility, इसमें ये तय किया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की तरह एक लूप होल के अगेंस्ट जाके एक लूप होल छोड़ा गया है. उसमें ये कहा गया था आप जितना मार्केट शेयर रखते हैं प्रोड्यूस करके उसका 20% फर्स्ट ईयर में, देन सक्सेसिवली 10%. इसमें कोई टारगेट नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना आपको टेक बैक करना है, आपको कलेक्ट बैक करना है. इसके लिए आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ आके कोलैबोरेट करना है. ऑलरेडी अवेलेबल ULBs यानी कि अर्बन लोकल बॉडी का कलेक्शन मैकेनिज़्म को आप यूज़ करेंगे, या आप उसके साथ मिलकर के एक नया कलेक्शन मैकेनिज़्म प्रिपेयर करेंगे जिसके तहत सारा का सारा जो आपका प्रोडक्शन था वो एंड ऑफ लाइफ साइकिल पे पहुंचने तक आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी कि आप उन्हें सस्टेनेबल वे में रिसाइकल या डंप या डिसमेंटल कराएं. इसके लिए आपको इनके साथ आकर के मिलना होगा. प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कंपनियां ये EPR सिस्टम लागू कैसे करेंगी. उसके लिए कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के जवाब हैं. कंपनियों ने इसके लिए वही प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस PROs के साथ डील की. हमारे देश में और वर्ल्ड लेवल पर बहुत बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स दिखते हैं प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस के. प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया में काम कर रही हैं उन्हें लंबे समय के अच्छी एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस अवेलेबल है, जिसके तहत वो क्या करते हैं. सपोज़ कीजिए एक प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है और एक मैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर हूँ. मैं उसके साथ डील करूँगा. क्यों डील करनी पड़ेगी मुझे? क्योंकि मुझे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन लेनी है, और वो ऑथराइजेशन मुझे मिलेगी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तरफ से. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो ऑथराइजेशन मुझे जब देगा, मैं अपने आप को CPCB के अंडर रजिस्टर कराऊंगा. अगर मैं एक या दो से ज़्यादा राज्यों में ऑपरेट करता हूँ भारत में, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में, तो मैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर नेशनल रजिस्टर सिस्टम के अंदर नेशनल रजिस्ट्री कराऊंगा. और अगर मैं एक से दो राज्यों के भीतर ही केवल काम करता हूँ, मेरी एक्टिविटी पैन इंडिया नहीं है, तो मैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी PCCs, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज़ के अंदर स्टेट रजिस्ट्री में रजिस्टर कराऊंगा. ये रजिस्ट्री मुझे अपने इस एक्ट के, इस लॉ के एग्जीक्यूटिव होते ही 6 महीने के अंदर अंदर करानी ज़रूरी है. और हर साल जब मैं 1 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करूंगा तो मेरी रजिस्ट्री रिन्यू हुआ करेगी, और इसी के तहत मैं वर्क किया करूंगा. और उस प्रपोज़ल को हर साल रिन्यू कराने के लिए मुझे उस साल का अपना कलेक्शन और चैनलाइजेशन रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, जिसके तहत मेरा EPR रिव्यू हुआ करेगा. इसके तहत अब ये कंपनीज़ ने PRO ऑर्गेनाइजेशन से बात की है. PRO ऑर्गेनाइजेशंस को ये फ़ंड देंगी. PRO ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगे? ऑलरेडी हमारी कंट्री में बहुत से रैग पिकर्स, वेस्ट पिकर्स, कबाड़ी और रद्दी वाले अवेलेबल हैं. PRO ऑर्गेनाइजेशन सिंपली उनसे डील करेंगी. उन रैग पिकर्स और उन वेस्ट पिकर्स को आज की डेट में कुछ PRO ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत बेस्ट वे में ऑर्गेनाइज़ कर लिया है. जैसे इन PRO ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने एरियाज़ डिवाइड किए. जैसे एक जालंधर सिटी है, जालंधर सिटी के एरियाज़ को जोन में डिवाइड करके हर एरिया में जितने भी वेस्ट, रैग और कूड़े वाले या कबाड़ी वाले, रद्दी वाले हैं, उनको आइडेंटिफाई किया और उनको अपने लेवल पर सोशल आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू करके दिए. सोशल आइडेंटिफिकेशन कार्ड के साथ साथ उनके एड्रेस को रजिस्टर किया अपने पास, उन्हें उनके पर्टिकुलर्स को मेंटेन किया, जो भी उनकी डिटेल्स हैं सारी, उन्हें अपने लेवल पर स्किल्स इम्पार्ट किए कि कैसे सेग्रीगेशन करना है, उन्हें अपने लेवल पर सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड किए कि क्या क्या मास्क, क्या फिर ग्लव्स और किस तरह के मटेरियल पहन कर के आपने ये सब करना है. और उन्हें बताया गया कि इन्हें आपको किन सेंटर्स में जाके ड्रॉप करना है, और वहाँ से फिर ये मेन कलेक्शन सेंटर में आएंगे, और इस मेन कलेक्शन सेंटर से फिर ये ऑथराइज्ड रिसाइकलर के पास पहुँच जाएंगे. और जो भी कोई कंपनी ने उस PRO को होल्ड किया है, वो कंपनी उसे अपनी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मेंशन करेगी. चाहे वो कंपनी बॉटल्स बनाती है, चाहे वो कंपनी पॉलीपैक्स बनाती है, पैकेट्स बनाती है, कंप्यूटर असेंबलीज़ हैं, टूथब्रश हैं,
मार्कर्स हैं, बोर्ड्स हैं, एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, वो अपना प्रोडक्ट स्पेसिफाई करेंगी। ये पीआरओ कंपनी एक प्रोड्यूसर के लिए नहीं, ये मल्टीपल प्रोड्यूसर्स के लिए काम कर रही है। जो भी मटेरियल कलेक्ट होगा उसे कलेक्शन सेंटर पे प्रोड्यूसर कंपनी की दी हुई स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस प्रोड्यूसर कंपनी के खाते में फिर डाल दिया जाएगा कि आपका इतना सर्कुलेटेड वेस्ट हमने कलेक्ट आपके नाम पे कर दिया है और ये है अब आपकी EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। और अब हम इसे रिसाइकलर के पास कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और उससे हम रिसीव करके आपको सबमिट कर देंगे, जिसे आप आगे जा कर के CPCB या SPCB स्टेट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सबमिट कर देंगे। ये सारे प्रोसेस के वाया ये काम चलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहाँ पर हमारी कंट्री की प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस की ये रिक्वेस्ट है और ये कहना है कि हमारी कंट्री में एक चीज़ लैक कर रही है, वो ये है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत देर से आया फिनोमेना है। इसकी वजह से प्रोड्यूसर अपनी ज़िम्मेदारी को अभी भी नहीं समझ रहा है। लेकिन अगर EPR सिस्टम के तहत प्रोड्यूसर ये मान ले कि अब ये एक रियलिटी है, तो वो हम जैसी PROs के साथ बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स करेगा। उन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स की वजह से हमें बेनिफिट ये होगा कि अगर हम अपने इनिशियल ईयर्स का अर्निंग इस इन्वेस्टमेंट में भी लगा देते हैं कि हम लोकल वेंडर्स, लोकल रैग पिकर्स, लोकल वेस्ट पिकर्स को ID कार्ड्स, स्किल्स, सेफ्टी गियर्स, कलेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश करना, लोकल फिर सेंट्रल कलेक्शन सेंटर, ये सारी चीज़ों में अगर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो हमें ये अश्योरिटी रहे कि पहले 2 साल का कमाई अगर हमने यहाँ लगाई है तो अगले 5 साल की कमाई से अब हम मुनाफा कमाएंगे। लेकिन पहले 2 साल में हम ये सारी मेहनत करें, तीसरे साल में कॉन्ट्रैक्ट हमसे छिन जाए या फिर EPR सिस्टम लागू ही ना हो प्रॉपर, सरकार कानून बदल दे, प्रोड्यूसर अपना मन चुरा ले, फिर तो हम इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचेंगे। और जब तक इस कंट्री में जहाँ पे 70% वेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू रिसाइकल कराने के लिए भेजा जाता है, जब तक इस इनफॉर्मल सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर आगे आकर के फॉर्मलाइज नहीं करेगा, तब तक इस देश में सोल्यूशन होने से रहा। सरकारें कभी भी उस इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज नहीं करा पाएंगी। ये तो हमें प्राइवेट प्लेयर्स को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिज़्म के तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ ला के खड़ा करना होगा कि वो उस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही इन प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के वाया ऑलरेडी रैग पिकर और वेस्ट पिकर्स के सोशल आइडेंटिटी कार्ड्स, उनके पर्टिकुलर्स, उनकी डिटेल्स, उनके एड्रेसेस, उनके स्किल्स, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को धीरे धीरे अगर मैनेज करेंगे तो वो फिर एक फॉर्मल सेक्टर का पार्ट बनेंगे, तो कल को उन्हें अर्बन लोकल बॉडी के साथ लाके खड़ा कर दिया जाएगा। ऑलरेडी ये चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है देश में, तो इन PROs का कहना है कि इंडिया जैसी कंट्री में कभी भी हमें टॉप बॉटम अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए कि हम ऑल इन ऑल एक नया मैकेनिज़्म एग्जीक्यूट करें जिसमें पुराने रैग पिकर्स और वेस्ट पिकर को हमें रिप्लेस करना हो, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपर्टीज़ और उनके एम्प्लॉयमेंट को हमें हार्म करना हो। जब वो हमारे पास अवेलेबल है तो इतनी सी ही बात है कि बस उन्हें स्टैंडर्डाइज़ करना है, उन्हें चैनलाइज करना है और उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना है। ये हम कर लेंगे। आप हमसे करार करिए कि जो शुरुआती पैसा आपके द्वारा जो दिया जाएगा वो हम इसमें लगाएंगे, हम आपसे कुछ नहीं कहते, लेकिन आप फिर लंबे समय तक हमारे से करार करेंगे कि बाद के सालों की कमाइयाँ, बाद के ईयर्स के आगे आने वाले ईयर्स की इनकम्स हमारी होंगी। ये तभी पॉसिबल होगा। ये एक सोल्यूशन है। अगला सोल्यूशन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्विट्ज़रलैंड का मॉडल है। अब आज हमारे देश में ये हो रहा है कि एक पॉलीथीन मेकर है, बिल्कुल उसका राइवल भी उसी की तरह की पॉलीथीन, वही कंटेंट, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, मटेरियल सब वही है। देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब ये प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ये कंपनी A किसी PRO को हायर करके कलेक्शन के नाम पर किसी दूसरे का मटेरियल तो नहीं कलेक्ट कराती रहेगी। इससे तो इसी के सर पे सारा बोझ बढ़ रहा है। सेकंड, ये A और B दोनों तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के थे, लाइसेंस्ड थे और ऑथोराइज्ड थे। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि हमारी कंट्री में इननंबरेबल इलीगल प्लास्टिक पॉलीथीन मेकर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनके द्वारा भी सेम वही नेचर, वही कंटेंट, वही प्रॉपर्टीज़ के पैकेट्स बनाए जाते हैं। वो जब मार्केट में आएंगे
तो ये प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो पैसा मिला है किसी कंपनी A या B से, उसके कंपनी के पैसे से किसी अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल या इलीगल इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो थोड़ी ना कलेक्ट कराते रहेंगे। क्योंकि इनका दावा ये है सरकारों को कि आपने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉन्च कर दी, पहले जितने इलीगल प्लास्टिक मेकर हैं उन्हें बंद तो कराते आप, उन्हें आपने बंद नहीं कराया। हम मान लीजिए 10 टन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 20-30 टन वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टोटल 50 टन हुआ। 50 टन को कलेक्ट करने 5 लोगों को आना बनता था लॉजिकली, कलेक्ट करने 2 आ रहे हैं। ऐसे तो फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हार्म हो जाएगी, हम तो PROs को पैसा दे दे करके बर्बाद हो जाएंगे। तो आप कहाँ से दावा करते हो कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है? फिर दिस इज़ नॉट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज़ नॉट फेयर कॉम्पिटिटिव ग्राउंड एंड दिस इज़ नॉट फेयर पॉलिसी। First of all, it is the responsibility of the government that they should strictly implement the rules to make them abide the laws of the nation जो illegally प्रोडक्शन कर रहे हैं। और नहीं अगर आप कर पा रहे हो तो शट डाउन देम, आप उन्हें बंद करिए ताकि एक कंपटीशन फेयर हो। इससे आपको भी ये फ़ायदा होगा, आपके पास एक्चुअल डाटा कलेक्ट होगा कि कितना प्लास्टिक एक्चुअली में प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोडक्शन के सर्कल में आने के बाद मार्केट में घूम रहा है, कितना एक्चुअल में कंज्यूम हो रहा है और फिर कितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि वो नॉन रिपोर्टिंग फर्म्स के वाया जो प्लास्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो तो सभी डॉक्यूमेंट्स में फिर नॉन रिपोर्टेड रहेगा, क्योंकि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वाया भी या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के वाया जो प्लास्टिक प्रोडक्शन डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो तो रिकॉग्नाइज्ड फर्म के ही द्वारा रिपोर्ट फाइल की जाएगी, उसी के बेसिस पे डाटा एनालिसिस आएगा। लेकिन 4 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, 40 अनरजिस्टर्ड हैं, वो भी तो प्लास्टिक प्रोडक्ट बना करके घुसेड़ रही हैं बाज़ार में, उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनको नहीं पकड़ोगे तो पॉलिसी मेकिंग, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्लास्टिक कंजम्पशन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द डिस्पोजल, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द वेस्ट ही नहीं पता है, तो फिर ऐसे कैसे पता लगेगा कि कितना रिसाइकलर के पास जा रहा है, कितना डंप में जा रहा है, हमारे टारगेट्स कितने जेन्युइन हैं, कितने नहीं हैं। ये सारी बातें हैं। तो इसके लिए माना गया है कि भाई एक चीज़ को तो करेक्ट किया जा सकता है कि जो रिप्लिकेशन है कि A और B दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे में PROs के लिए डिफ़िकल्ट है दोनों के प्रोडक्ट्स को सेग्रीगेट करके दोनों के लिए इन्वेंट्री मेंटेन करना। इट इज़ अ वेरी कम्बरसम टास्क। तो ये कहा गया है कि जोग्राफिकली आप जैसे इंडिया में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर लो, नॉर्थ की प्लास्टिक मेकिंग, साउथ की प्लास्टिक मेकिंग, ईस्ट की और वेस्ट की, और जोग्राफिकली डिवाइड करने के बाद फिर आप एरिया वाइज रीजन वाइज जोन बना लो, नॉर्थ वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ ईस्ट जोन, और एक जोन के सभी सिमिलर प्रोडक्ट मेकर अपने लेवल पर एक PRO हायर करिए, और उस PRO के बेसिस पर आप लोग अपने लिए इकट्ठे ही कलेक्ट कराने का काम करिए उस पूरे ही रीजन में। ये कंपनी स्पेसिफिक कलेक्शन नहीं होगा, ये रीजन स्पेसिफिक कलेक्शन होगा। इसमें इम्पोर्टेंस कंपनी नहीं है, जोन की है, और इस जोन से कितना कलेक्ट हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे में किसका कितना कलेक्ट हुआ ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि किसने कितना प्रोड्यूस किया। जैसे हम कलेक्ट करके लाएंगे 1000 टन और वो होगा प्लास्टिक पैकेट, और आप 10 कंपनियां और आप प्लास्टिक बनाते हो, आपकी प्रोडक्शन इन्वेंट्री से आप देख लेना कि हमने जो 1000 टन बनाया है, एक ने 200 टन प्रोड्यूस किया था, एक ने 300, एक से 100 टन, तो 100 टन वाला 100 टन का पैसा भर दे, 300 टन वाला 300 टन का भर दे, 200 टन वाला 200 टन का भर दे। हमने आपको 1000 टन कलेक्ट करके दे दिया है, और आप लोग अपने लेवल पे जितना जितना आपने प्रोड्यूस किया उतना उतना आप भर दीजिए। तो जोन वाइज हम ऐसा कर लेते हैं, कंप्यूटर असेंबली वाले भी ऐसा कर लें, प्लास्टिक पैकेट्स वाले भी ऐसा कर लें, टूथपेस्ट मेकर्स भी ऐसा कर लें, टूथब्रश मेकर्स भी कर लें। तो वी कैन अरेंज यू लाइक दैट। जितने भी ब्रश बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे वो सिवाका का है, चाहे वो कोलगेट का है, सब आप बस अपने आप को एक बॉडी में कन्वर्ट करो कि ब्रश बनाते हो आप, और फिर उसमें भी आप अपने आप को ये देखो कि आप वेस्ट जोन की हो, और वो वेस्ट जोन के अंदर हमारा टारगेट ब्रश कलेक्ट करना है, और उसमें देख लिया जाएगा कि आपकी फैक्ट्री से कितना प्रोडक्शन था और उतना आपका टारगेट हमने फिर अचीव माना टोटल कलेक्शन में से। लेकिन ये फिर वही बात कि सारी चीज़ें कि जो इलीगल वर्क कर रहे हैं ना, उनको बंद करना ज़रूरी है। इलीगल वर्क करने वाले जब भी बंद नहीं होंगे तो तब तक काम ख़राब हो जाएगा। ओके, तो EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रांति ला सकती है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत आज वर्ल्ड लेवल पे 3 ग्राउंड्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है। इसका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो मेरे बच्चों एनवायरमेंटल है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई डू वी नीड